विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपको आपके तृतीय प्रश्न पत्र, जिसमें भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा से संबंधित पाठ्यक्रम है, इसके अंतर्गत हम आपको आज भाषा किसे कहते हैं, भाषा का स्वरूप क्या है, भाषा की आवश्यकता क्यों है, इस सब सारी चीज़ों पर विचार करेंगे। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि सामान्यतः ये कहा जाता है कि हम जिसके माध्यम से विचार विनिमय करते हैं, या यह कह सकते हैं कि एक दूसरे के मनोभावों से परिचित होते हैं या मनोभावों को समझते हैं, वह माध्यम भाषा है। परंतु भाषा वैज्ञानिक भाषा को इस रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि यह भाषा का व्यापक स्वरूप हो जाता है और इसमें कई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो भाषा की परिभाषाओं के अंतर्गत नहीं आती हैं, लेकिन उनके द्वारा हम विचारों से, भावनाओं से, मनोभावों से अवगत हो जाते हैं। जैसे संकेत, घंटा ध्वनि, लाल पीली बत्तियां, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम अवगत हो जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है। जब हम क्लास पढ़ा रहे होते हैं और कोई बच्चा अगर ध्यान नहीं देता है तो उंगली का इशारा करते हैं, या वो बात कर रहा होता है तो उंगली से इशारा करते हैं और वो चुप हो जाता है। वो समझ जाता है कि उंगली का इशारा करने के तात्पर्य चुप रहना है। या इसी प्रकार से जब आप कोई वाहन चलाते हैं और रोड पर लाल बत्ती दिखाई देती है, आप रुक जाते हैं, हरी बत्ती चलने लगती है, आप चलने लगते हैं, आप अवगत हो गए, आप समझ गए कि अब रुकना है और अब चलना है। या आप हॉस्टल में छात्रावास में रहते हैं या आप कॉलेज में हैं, घंटा बजता है, आपको पता लग जाता है कि अब क्लास शुरू हो गई है और आपको कुछ क्लास में जाना है। तो ये चीज़ें, ये माध्यम भी विचारों से अवगत करवा देते हैं, लेकिन भाषा वैज्ञानिक इन्हें भाषा के अंतर्गत नहीं लेते हैं, क्योंकि भाषा वैज्ञानिक ये मानते हैं कि भाषा वही है जो मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निश्रित है। इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मतों का उल्लेख करते हुए हम आपको भाषा के संबंध में बताएंगे। भाषा की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष धातु का अर्थ है बोलना, कहना, व्यक्तवाणी। भाष्यते व्यक्तवाण व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा। अर्थात व्यक्तवाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। मुख्य रूप से भाषा शब्द से मानवीय व्यक्तवाणी का ही ग्रहण होता है, क्योंकि इस व्यक्त भाषा के द्वारा सूक्ष्माति सूक्ष्म मानवीय भावों को प्रकट किया जा सकता है। स्फुट वाक् करणो पातो भाषा विव्यक्ति साधका संकेतितो ध्वनिर्व्राता सा भाषेत्युच्यते। भाषा की परिभाषा के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। भाषा की कोई एक परिभाषा देना संभव नहीं है। विद्वानों ने भाषा की जो परिभाषाएं दी हैं उनमें पर्याप्त अंतर है। इसीलिए हम यहाँ पर
कुछ प्रमुख विद्वानों की भाषा संबंधी परिभाषाओं को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद हम आपको भाषा के संबंध में कुछ अन्य बातें बताएंगे। पाश्चात्य विद्वानों में हेनरी स्वीट हुए हैं। उनका कहना है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना भाषा है। इसी तरीके से प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक ब्लाक ट्रेगर कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक भाष प्रतीकों का तंत्र है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह सहयोग करता है, अर्थात आपस में विचार विमर्श करता है, आपस में विचार समझता है। एच गार्डनर कहते हैं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों के व्यवहार को भाषा कहता है। हिंदी में कामता प्रसाद गुरु कहते हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टता से ग्रहण करने में समर्थ होता है। यानी कहना चाहते हैं भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात हम स्वयं समझ लेते हैं। तो भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। इसी तरह डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ध्वनि संकेत के व्यवहार को भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कहते हैं जिन ध्वनि चिन्ह द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समस्त रूप में भाषा कहते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जिनकी परिभाषा को प्राय विद्वान स्वीकार करते हैं, उनका कहना है कि भाषा मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निश्रित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के विचारों को समझने में समर्थ होते हैं या हम विचार समझते हैं। विद्यार्थियों, आपने इतनी अभी परिभाषाएं सुनी। प्राय सभी परिभाषाओं में ये बात तो है कि भाषा विचारों के प्रकटीकरण और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। लेकिन प्राय भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा को ध्वनि संकेत यादृच्छिक ध्वनि व्यवस्था कहा। इसलिए कहा है कि भाषा वही है क्योंकि संस्कृत में भाषा की उत्पत्ति मैंने आपको बताया था भाष धातु से होती है जिसका अर्थ बोलना, अर्थात मनुष्य अपनी वाणी से जब उच्चारण करता है उसकी वाणी से जो ध्वनि निकलती है और वो ध्वनि जब व्यवस्थित होकर के जब एक अर्थ देती है तो वो भाषा कहलाती है। इन सब परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा यादृच्छिक वाचिक ध्वनि संकेतों की वो पद्धति है जिसके द्वारा मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। विद्यार्थियों, अब यह जो परिभाषा भाषा विज्ञान भाषा संबंधी परिभाषाओं के आधार पर अभी मैंने आपको बताई है, इस परिभाषा से का अगर विश्लेषण करें तो चार बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो क्या कि भाषा एक पद्धति है, दो भाषा संकेतात्मक है, तीन भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है, चौथा भाषा यादृच्छिक संकेत। भाषा एक पद्धति है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहना चाहते हैं कि भाषा एक सुसंबद्ध और सुव्यवस्थित योजना या संरचना है जिसमें कर्ता, कर्म, क्रिया आदि व्यवस्थित रूप से आते हैं। सुव्यवस्थित पद्धति होने के कारण पद रचना और वाक्य रचना के विभिन्न नियम जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। इन शब्द रूपों में
तृतीया एकवचन में न का ना होगा, किन में नहीं, किन शब्दों में तृतीया एकवचन में आ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, ये सब व्यवस्था का ही परिणाम है। इसलिए भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा एक सुव्यवस्थित पद्धति है, सुव्यवस्थित योजना है। दूसरा है भाषा संकेतात्मक है। विद्यार्थियों, प्रत्येक भाषा में जो ध्वनियां उच्चरित होती हैं उनका किसी वस्तु या क्रिया या कार्य से संबंध होता है। ये ध्वनियां प्रतीकात्मक होती हैं, इनका किसी विशेष वस्तु या क्रिया से मौलिक संबंध नहीं है। कोई भी ध्वनि किसी भाषा में किसी एक वस्तु का बोध कराती है और वही ध्वनि दूसरी भाषा में दूसरे अर्थ को बताती है। इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि भाषा की ध्वनियां केवल संकेतात्मक या प्रतीकात्मक है। तीसरी बात आई थी भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है। मनुष्य अपनी वाक इंद्रियों की सहायता से जिन संकेतों का उच्चारण करता है वे भाषा के अंतर्गत आते हैं। अन्य प्रकार के संकेत जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इशारा, लाल पीली झंडियां, घंटा ध्वनि, तार, वायरलेस के विभिन्न संकेत ये भाषा के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि इनसे हम अवगत हो जाते हैं। हम यद्यपि हम विचार ये विभिन्न प्रकार के अर्थ देते हैं, लेकिन फिर भी इनको विद्वानों ने भाषा के अंतर्गत इसलिए नहीं लिया है कि ये मनुष्य की वाणी के द्वारा उच्चरित नहीं है। भाषा की एक पद्धति ये भी है कि वे ध्वनियां जो मनुष्य के वाग यंत्रों के द्वारा उच्चरित हुई हो, तो लाल पीली झंडियां या इंगित या घंटा ध्वनि, भेरीना, शंख की ध्वनि, ये सब मनुष्य के वाक इंद्रियों से उच्चरित नहीं होते हैं, इसलिए ये भाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। भले ही हम इनके माध्यम से समझ जाते हैं या भावार्थ से या संदेश से अवगत हो जाते हैं। अगला है भाषा यादृच्छिक संकेत है। विभिन्न भाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट हो गया है कि भाषा में जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है वो पूरी तरह यादृच्छिक है, अर्थात ऐच्छिक। किसी भी विशेष ध्वनि का किसी विशेष अर्थ से मौलिक या दार्शनिक संबंध नहीं है। प्रत्येक भाषा में किसी विशेष ध्वनि को किसी विशेष अर्थ का वाचक मान लिया गया है, और क्यों मान लिया गया है ये कोई नहीं कह सकता, और वो परंपरा के अनुसार उसी अर्थ का वाचक हो जाता है। दूसरी भाषा में अन्य शब्द उस अर्थ का बोध कराता है। यदि हम भाषा शिक्षण पद्धति को ध्यान में रखकर विचार करें तो पता लगता है कि बालक अपने माता पिता एवं संबंधियों के द्वारा उच्चरित ध्वनि संकेतों का अनुकरण करता है, जिसे माता पिता भाई बहन गाय घोड़ा कहते हैं, वो भी उन्हें उन्हीं नामों से पुकारने लगता है, अर्थात गाय और घोड़ा कहने लगता है। गाय को गाय क्यों, घोड़ा को घोड़ा क्यों कहा, इसका विवेचन नहीं किया जा सकता। ये कोई नहीं कह सकता गाय को गाय मान लिया गया, घोड़ा को घोड़ा मान लिया गया तो कहते हैं। ये कोई नहीं कह सकता गाय को गाय ही क्यों कहते हैं, घोड़ा ही क्यों कहते हैं। इस प्रकार एक समाज में कुछ विशिष्ट शब्द प्रचलित होते हैं और समाज उन विशेष अर्थों को ग्रहण करता है। दूसरे समाज में पला हुआ वो व्यक्ति उन्हीं अर्थों को व्यक्त करने के लिए पूर्णतः भिन्न शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे अंग्रेजी परिवार में पला हुआ बालक उपर्युक्त अर्थों को व्यक्त करने के लिए बचपन से ही मदर, फादर, ब्रदर, वो माँ को मदर कहता है, पिता को फादर कहता है, भाई को ब्रदर कहता है, बहन को सिस्टर कहता है, गाय को काऊ कहता है, घोड़ा को हॉर्स कहता है।
इस प्रकार जर्मन, फ्रेंच, रूसी, चीनी आदि भाषाओं में इन सभी वस्तुओं के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात निकल करके सामने आती है कि भाषा यादृच्छिक संकेत है, अर्थात ये ऐच्छिक है। हम गाय के द्वारा जिस गाय जानवर का बोध करते हैं वो केवल ऐच्छिक है। ये कोई नहीं कह सकता कि गाय को गाय क्यों कहते हैं, कि जिसे हम गाय कहते हैं अंग्रेजी में उसे गौ कहते हैं, तो गौ कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भाषा यादृच्छिक संकेत है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से मैंने आपको भाषा का स्वरूप बताया। मैंने आपको ये बताया कि भाषा एक व्यवस्थित पद्धति है। इसमें संकेतों के आधार पर हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। यह संकेत वागेंद्रिय द्वारा जन्य होने चाहिए और इन संकेतों का आधार यादृच्छिक या मानवीय कल्पना है। भाषा के इस मौलिक स्वरूप को समझ लेने से हम भाषा के स्वरूप को अच्छी तरह समझ लेते हैं और हम समझ जाते हैं कि भाषा वह है जो मनुष्य के वाक यंत्रों से निकली हुई ध्वनि है, जो यादृच्छिक होती है, संकेतात्मक होती है और प्रतीकात्मक होती है। तो विद्यार्थियों, आप समझ गए कि भाषा मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निश्रित ध्वनियों की वो प्रतीकात्मक यादृच्छिक व्यवस्था है, जिसके द्वारा हम विचारों से अवगत होते हैं, अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार स्वयं समझते हैं। तो हम आज यहीं तक, कल हम आपको एक नए विषय के साथ हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद देते हैं।